अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स यूज इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरीज। कौन सी ऐसी टर्म है जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म या फिर लिटरेरी थ्योरीज में यूज होती हैं। तो आज हम इसमें 9 इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। बीएस इंग्लिश में एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरीज एंड यूनर, उसमें ये एक टॉपिक है जो आज हम कवर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो आप उन प्लेलिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में वीडियो के एंड पे ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टर्म्स यूज इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सबसे पहली टर्म आती है पोएटिक जस्टिस। नेम से श्योर है जस्टिस मतलब इंसाफ, लेकिन ये पोएटिक जस्टिस क्या होता है। जितने भी वर्क ऑफ लिटरेचर हैं, प्लेज आ गए, नॉवेल्स आ गए, उसमें जस्टिस का होना, ठीक है, यानी कि जो स्टोरी चल रही होती है उसमें मतलब बिल्कुल ठीक जस्टिस का होना पोएटिक जस्टिस होता है। देखते हैं कि कैसे। पोएटिक जस्टिस अकर व्हेन कैरेक्टर गेट व्हाट दे डिजर्व बेस्ड ऑन देयर एक्शंस, virtue is rewarded and evil is punished। पोएटिक जस्टिस कैसे होता है कि जो सारा प्लॉट चल रहा होता है, जो सारी स्टोरी चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग जो करेक्टर्स होते हैं जो वो डिजर्व करते हैं उनको वैसा ही एंड पे रिवॉर्ड मिलता है। लाइक जो अच्छे करेक्टर्स हैं उनको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, विर्च्यू इज रिवॉर्डेड, और जो बुरे करेक्टर्स हैं उनको पनिशमेंट मिलती है, इवल इज पनिश्ड। मोस्टली जो है यही आइडियल एंडिंग, हीरो होते हैं वो जीत जाते हैं, जो विलन्स होते हैं वो हार जाते हैं। इसकी एग्जांपल है किंग लियर। किंग लियर शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें लियर की डॉटर्स की स्टोरी दिखाई जाती है और किंग लियर की स्टोरी दिखाई जाती है। किंग लियर की जो सेल्फिश और क्रूअल डॉटर्स होती हैं, यानी कि गोंडल और रीगन, वो बेट्रे होती हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को बेट्रे करती हैं और वो एंड पे मर जाती हैं। लेकिन जो कोर्डेलिया होती है, जो कि ऑनेस्ट डॉटर होती है, की वजह से रिवॉर्ड मिलता है। शी इज रिमेंबर्ड फॉर हर विर्च्यू, ऑल्दो उसकी भी डेथ हो जाती है लेकिन वो अपनी विर्च्यू के लिए याद रखी जाती है। उसका कैरेक्टर अच्छा होता है, हाईलाइटिंग द आइडिया ऑफ मॉरल जस्टिस। सो व्यूअर्स, ये था पोएटिक जस्टिस। इसकी टर्म बहुत ज़्यादा लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यूज होती है, बल्कि ऑल ओवर द लिटरेचर। सेकंड टर्म इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म नाम से शोर है जिसके अंदर सिंबल्स यूज होते हैं। लिटरेचर की हर राइटिंग में सिंबल यूज होते हैं। राइटर सिंबल्स को यूज करते हैं। वो सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, मतलब कलर की भी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है। उसमें सीजन्स हो सकते हैं। डेट स्टैंड फॉर समथिंग बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग। जो लिटरल मीनिंग होता है वो सिंबोलिज्म नहीं शो करता, बल्कि सिंबोलिज्म के पीछे एक डीप मीनिंग होता है। जिस तरह एक कलर है, कलर जो है वो कलर को नहीं शो करेगा, वो किसी और एक इंसिडेंट को शो करेगा। जिस तरह विंटर जो है वो डिस्पेयर को शो करता है, डेथ को शो करता है। ऑथर यूज सिंबोलिज्म टू ऐड डीपर मीनिंग एंड टू कनेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू फिजिकल एलिमेंट इन अ स्टोरी। ऑथर सिंबोलिज्म को डीप मीनिंग के लिए यूज करते हैं। जो चीज़ें हमें सरफेस पे नजर आ रही होती हैं वो चीज़ें नहीं होती, बल्कि उनका डीप मीनिंग होता है। लिटरेचर, फिक्शन, प्लेज में सिंबल्स यूज हो रही होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, द कॉन्च शेल। ये जो सिंबल है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में यूज किया गया, जो कि विलियम गोल्डिंग का नॉवल है। इसमें जो कॉन्च शेल होता है सिंबलाइज लॉ, ऑर्डर एंड सिविलाइजेशन। जब उन किड्स को, जो बच्चे होते हैं, उनको कॉन्च शेल मिलता है तो ये सिंबल होता है लॉ का, ऑर्डर का और सिविलाइजेशन का, कि यहाँ पे अथॉरिटी सही चल रही है। लेकिन जब वो कॉन्च शेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिप्रेजेंट द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ सोसाइटी ऑन द आइलैंड। तो वो जो सोसाइटी बनी हुई होती है आइलैंड पे, जब कॉन्च शेल डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि सिंबल था लॉ का, सिविलाइजेशन का, जब वो ही खत्म हो गया, आइलैंड पे जितना भी लॉ एंड ऑर्डर था वो भी खत्म हो जाता है। So viewers, next term used in literary criticism is flashback। flashback क्या होता है कि एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें स्टोरी जैसे चल रही होती है प्रेजेंट में, प्रेजेंट से स्टोरी जंप करती है पास्ट में। जैसे अक्सर मूवी स्टार्ट होती हैं तो हमें पास्ट का नहीं पता होता, लेकिन जिस तरह मूवी जो है वो आगे चलती जाती है तो हमें पास्ट इवेंट दिखाए जाते हैं। सेम लिटरेचर में ही और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी लिटरेरी डिवाइस यूज होती है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट से स्टोरी पास्ट में जंप करती है, जिसमें हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलती है और कॉन्टेक्स्ट मिलता है। जो करंट इवेंट हो रहे होते हैं उसके पीछे रीजन क्या होते हैं, उसकी मेन वजह क्या होती है, वो हमें दिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि रीडर की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। स्टार्ट में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन जिस तरह फ्लैशबैक का एलिमेंट यूज होता है रीडर को कैरेक्टर समझने में आसानी हो जाती है। इससे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें आता है टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में सबसे पहले हमें चार्ल्स डार्ने की आइडेंटिटी नहीं पता होता, लेकिन फिर फ्लैशबैक का एलिमेंट या फ्लैशबैक की लिटरेरी डिवाइस यूज होती है, जिससे हमें पता चलता है कि अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता है। सो इन शॉर्ट, द स्टोरी ऑफ हिज अरिस्टोक्रेटिक फैमिली इज रिवील्ड थ्रू फ्लैशबैक। सो व्यूअर्स, अभी हमने डिस्कस किया फ्लैशबैक। नेक्स्ट है फोरशैडोइंग। फ्लैशबैक जो प्रेजेंट से पास्ट में जाना, ठीक है, प्रेजेंट में फिर वो पास्ट की स्टोरी सारी पता चलती है। और ये फोरशैडोइंग क्या है कि प्रेजेंट में फ्यूचर की स्टोरी पता चलती है कि फ्यूचर में क्या होगा। फोरशैडोइंग, इसको हम प्रिडिक्शन कह सकते हैं। फोरशैडोइंग में क्या होता है कि ऑथर गिव्स सब्टल क्लूज और हिंट्स अबाउट द इवेंट दैट विल हैपन लेटर इन द स्टोरी। कुछ हमें ऐसे क्लूज मिलते हैं जिसकी वजह से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर स्टोरी में क्या होगा। इट क्रिएट्स सस्पेंस एंड प्रिपेयर रीडर्स इमोशनली फॉर व्हाट्स टू कम। इससे क्या है कि सस्पेंस क्रिएट होता है और रीडर भी थोड़ा इमोशनली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड है टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकन।
हमें बुक 1 में दिखाया जाता है कि वाइन कैश जो है वो टूट जाता है डिफार्ज की शॉप से और सारी वाइन जो है वो रोड पे गिर जाती है। लोग क्या करते हैं, वो अपनी फिंगर को डिप करते हैं, वो सारा सिंबोलिज्म ब्लड का होता है और फिर एक कैरेक्टर होता है गैस्पर्ड, वो उस वाइन में अपनी फिंगर्स को डिप करके दीवार पे लिख देता है ब्लड। ये शो करता है कि यहाँ से आगे फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा। तो ये सारा फोर शैडो करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि फिर बुक 2 में आया भी था। सो व्यूअर्स, होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट टर्म यूज इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज कोलोकियलिज्म। कोलोकियलिज्म कहते हैं कि जो इनफॉर्मल वर्ड्स या फ्रेजेस, स्लैंग्स हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर रहे होते हैं, मतलब जो हमारी एवरीडे कन्वर्सेशन होती है उसमें जितने भी हम इनफॉर्मल वर्ड्स, फ्रेजेस या स्लैंग यूज करते हैं उसको कोलोकियलिज्म कहते हैं। राइटर्स अपनी राइटिंग में कोलोकियल लैंग्वेज भी यूज करते हैं। क्यों? ताकि जो भी करेक्टर्स हैं वो हमें रियलिस्टिक लगे, रिलेटेबल लगे। हमें कैसे लग सकते हैं? डायलॉग्स के थ्रू। तो राइटर्स जो है वो उनके डायलॉग्स में, करेक्टर्स के डायलॉग्स में जो है वो एवरीडे लैंग्वेज में जितने भी इनफॉर्मल वर्ड्स या फ्रेजेस यूज होते हैं वो उनके डायलॉग्स में ऐड करते हैं, ताकि वो करेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगें और रिलेटेबल लगें। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए हैं जो कि एवरीडे लैंग्वेज में कोलोकियल फ्रेज यूज होते हैं। गोना इंस्टेड ऑफ गोइंग टू, वाना इंस्टेड ऑफ वांट टू, एंड व्हाट्सअप इंस्टेड ऑफ हाउ आर यू। तो ये सारे कोलोकियल फ्रेज हैं जो कि एवरीडे लैंग्वेज में, जो कि एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज होते हैं, और राइटर्स जो हैं वो इनको अपनी राइटिंग्स में या क्रिटिसिज्म में ऐड करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या फिर चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनके थ्रू इमोशंस को इवोक किया जाता है। यानी कि रीडर्स को डायरेक्टली नहीं बताए जाते इमोशंस, बल्कि ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं थ्रू सिचुएशन, चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं वो एक किस्म का इमोशन जो है वो रीडर्स में इवोक किया जाता है। इवोक करने के बाद रीडर्स का कैथारसिस होता है, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ फीलिंग होती है। राइटर्स ये टेक्निक यूज करते हैं टू कन्वे फीलिंग्स थ्रू इमेजरी एंड एक्शन रेदर देन एक्सप्लेनेशन। तो राइटर्स जो हैं वो अपनी राइटिंग में फीलिंग्स को कन्वे करते हैं इमेजरी एक्शंस के थ्रू। वो एक्सप्लेनेशन नहीं करते कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, तो इस लिहाज से आपके ये इमोशंस होने चाहिए। इसकी एग्जांपल में इंक्लूड है हैमलेट में, जब ग्रेव यार्ड सीन होता है तो हैमलेट को एक स्कल मिलती है। वो स्कल डेथ को नहीं शो कर रही होती, ठीक है, डेथ को वो शो कर रही होती है, लेकिन ये फिर हैमलेट्स के जो डीप थॉट्स होते हैं, क्राइसिस में फंसा हुआ होता है, उसकी जो थॉट्स होती हैं अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें उसको शो कर रही होती हैं। ये सारे इमोशंस जो हैं वो रीडर में भी इवोक करवाए। अब जब हैमलेट सैड होता था तो रीडर्स भी सैड होते थे। ये रिलेशन। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम इज इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है कि राइटर्स जो विविड और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जिससे रीडर्स जो हैं उनका सेंसरी एक्सपीरियंस भी डेवलप होता है। यानी कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे सेंसरी तौर पर भी चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं। जिस तरह इसमें 5 सेंसेस आ जाती हैं, वो इस तरह से डिटेल मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं कि हम उन सेंसेस को भी परसीव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इमेजरी में फिर विजुअल भी आ जाता है। विजुअल यानी कि साइट जिसमें होती है। इसकी एक एग्जाम्पल है सनसेट लिट द स्काई ऑन द फायर। यहाँ पे सारी विजुअली इमेजरी यूज़ हो रही है। ऑडिटरी इमेजरी भी राइटर यूज़ करते हैं, यानी कि साउंड से रिलेटेड। द थंडर रोड लाइक अ बीस्ट। यहाँ पे अब थंडर की आवाज़ को बताया जा रहा है कि वो बीस्ट की तरह है। और फैक्ट्री यानी कि स्मेलिंग सेंस जिसमें होती है द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी फिल्ड द रूम। नेक्स्ट है गुस्टेटरी। गुस्टेटरी जो है ये टेस्ट से रिलेटेड है। द टार्टनेस ऑफ लिप्स जो है ये यहाँ पे टेस्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट है टेक्टाइल। टेक्टाइल यानी कि सेंस ऑफ टच। द सिल्क फेल्ट स्मूथ अगेंस्ट हर फिंगर टिप्स। तो यहाँ पे सिल्क का बताया जा रहा है कि वो किस तरह से फील होता है। नेक्स्ट है किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक में जो है वो मूवमेंट को शो करवाया जाता है। लास्ट वन इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो इंटरनल सेंसेशन होती है। अ वेव ऑफ ब्रेड सेटल इन हर स्टोमक। इंटरनल यूज इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है? ये एक ड्रामेटिक या लिटरेरी वर्क होता है जिसमें इमोशंस को एग्जैजरेट किया जाता है, स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है और सेंसेशनल इवेंट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं ताकि ऑडियंस को ये जो सारे इमोशंस हैं ये अपील करें। इसका मेन पर्पस जो है वो ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है। इस एग्जाम्पल में 1997 में जो टाइटैनिक मूवी थी वो रियल इवेंट पे बेस्ड थी। ऑल्दो वो रियल इवेंट पे बेस्ड थी, लेकिन लव स्टोरी ऑफ जैक एंड रोज इज हाईली इमोशनल एंड ड्रामेटिक। लव स्टोरी जो डिपिक्ट की गई जैक और रोज की वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक थी। स्पेशली सीन्स लाइक जैक सेक्रीफाइस, रोजेज टीयरफुल फेयरवेल एंड द इंटेंस शिप सिंकिंग सीक्वेंसेस आल डिजाइन टू मूव द ऑडियंस। तो ये एक मेलोड्रामा था। मेलोड्रामा की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें टाइटैनिक मूवी आ सकती है। इसमें जो है वो मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि ये ऑडियंस को या फिर व्यूवर्स को अपील कर सके। And viewers, last term used in literary criticism for this video is Bildungsroman.
बिल्डिंग्स वुमन में क्या होता है कि एक करेक्टर की सारी स्टोरी दिखाई जाती है। कमिंग ऑफ ईयर स्टोरी दैट फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल, मॉरल एंड इमोशनल ग्रोथ ऑफ मेन कैरेक्टर। जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी इमोशनल ग्रोथ दिखाई जाती है, उसकी चाइल्डहुड से लेकर उसकी अडल्टहुड तक। द कैरेक्टर लर्न्स लाइफ लेसन थ्रू एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स एंड पर्सनल ग्रोथ। तो करेक्टर्स को लेसन्स मिलते हैं, वो अपनी लाइफ में सीखता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो स्ट्रगल करता है, उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है। तो इस तरह जो है वो करेक्टर की ओवरऑल साइकोलॉजिकल, मॉरल और इमोशनल ग्रोथ दिखाई जाती है। और इसमें जेन एयर में जेन का करेक्टर भी आ सकता है। तो ये जो बिल्डिंग्स वुमन में होता है इसमें हमें एक मेन करेक्टर की ओवरऑल जर्नी दिखाई जाती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। सो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिटेल से डिस्कस की वो टर्म्स जो कि लिटरेचर में या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यूज़ होती हैं। यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स ऐड किए हैं। ये सारी टर्म्स आज हमने डिस्कस किए और इनको मैंने एक सेंटेंस में इनको ब्रीफली जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। जिस तरह पोएटिक जस्टिस, गुड इज़ रिवॉर्डेड, इवल इज़ पनिश्ड। तो ये की पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको याद कर रखेंगे इन की पॉइंट्स को, तो जितने भी हमने डिस्कशन किया आप उनको ईजिली रिकॉल कर सकते हैं और इनकी एग्जाम्पल्स को भी रिकॉल कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में स्लाइड ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल सकें। आप वीडियो के दौरान नोट कर सकते हैं या फिर आप इनको बाद में भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।